हाय गाइस, वेलकम बैक। हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या डिस्कस किया था, क्या सीखा? हमने ये सीखा था कि एक करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करती है। उस वक्त जब ये डिस्कवर हुआ था तो साइंटिस्ट के लिए ये बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ था कि एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करे। और उससे भी मज़ेदार बात क्या पता है, उसके बाद ये डिस्कवर हुआ कि इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। रिवर्स का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टर में करंट दौड़ा पाए। बात समझ में आया? जैसे कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड कैन आल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि किसी कंडक्टिंग वायर में करंट दौड़ा सकता है। बात समझ में आया? ये तो और भी सरप्राइजिंग था साइंटिस्ट के लिए। तो उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो कनेक्शन है, दैट कनेक्शन वाज फर्स्ट स्टडीड बाय फैराडे एंड फैराडेस लॉ ऑफ इंडक्शन। ये जो लॉ है ये इन दोनों फील्ड को कनेक्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को कनेक्ट करता है। तो उस वक्त का कहानी ऐसा था कि जब ये डिस्कवर किया गया, देन इट वाज जस्ट लाइक ए बेसिक साइंस। इतना ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं था इस लॉ का कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम मैनिपुलेट करें, बदले, हमको करंट मिल सकता है। उसका इतना एप्लीकेशन नहीं था, लेकिन आज के दिन में, आज के डेट में इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस है। इलेक्ट्रिक गिटार्स का बेसिक फंक्शन इसी पे ही बेस्ड है। जो जनरेटर्स, पावर जनरेटर्स होते हैं जिससे सिटीज़ या फैक्ट्रीज को चलाया जाता है, उसका भी बेसिक फंक्शनिंग इसी लॉ पे ही बेस्ड है। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम इसी पे ही फोकस करेंगे, इसी लॉ के बारे में जानेंगे और ये देखेंगे इस लॉ को कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी ये जो फैराडेस लॉ ऑफ इंडक्शन है, इसको समझने के लिए हम पहले दो एक्सपेरिमेंट्स को अच्छे से स्टडी करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। इन एक्सपेरिमेंट्स को प्रॉपर्ली समझने के बाद ही वी विल बी रेडी टू अंडरस्टैंड फैराडेस लॉ ऑफ इंडक्शन। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, बहुत मज़ेदार ऑब्जर्वेशंस है। देखो, ऐसा सीन है कि दिस इज ए करंट कैरिंग लूप, दिख रहा है? दिस इज ए करंट कैरिंग लूप और यहाँ पर एक ये एमीटर के साथ कनेक्टेड है। दिस इज एन एमीटर, ठीक है, एक मीटर के साथ कनेक्टेड है। याद रखना, देयर इज नो ईएमएफ इन द लूप, मतलब यहाँ पर कोई सोर्स नहीं है इस लूप में जो इस लूप में करंट भगा सकता है। बात समझ में आया? और ये जो एमीटर है, इसको ये हमने बहुत ही एक सेंसिटिव एमीटर लिया ताकि ये बहुत छोटे करंट को भी रीड कर पाए और डिफ्लेक्शन शो कर पाए। फिर से याद दिला रहा हूँ कि इस लूप को अगर ध्यान से देखोगे, इस लूप में कोई बैटरी नहीं है जो कि करंट दौड़ा सकता है। और हमारे सामने कौन एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इस तरीके से। तो एक्सपेरिमेंट कैसे होता है, ध्यान से देखो। एक लूप को रखा गया और हमने क्या किया, हमने एक मैग्नेट लिया और इस मैग्नेट को पकड़ के, इसका जो नॉर्थ पोल है, वी ब्रिंग द नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द लूप, वी मूव द मैग्नेट एंड वी ब्रिंग द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स द लूप। बात समझ में आ? एग्जैक्टली। तब क्या देखा गया, तब ये देखा गया कि अगर इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को, फॉर एग्जांपल इस बार मैग्नेट को अगर हम लूप के पास लेके आते हैं, तो ये एमीटर जो है वो डिफ्लेक्ट करता है, वो डिफ्लेक्शन शो करता है। द एमीटर डिफ्लेक्ट्स। नाउ द क्वेश्चन इज, खुद सोचो, अगर ये हम करते हैं और हमको दिख रहा है कि एमीटर डिफ्लेक्ट कर रहा है, इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे? इससे हम ये कंक्लूड करेंगे, अरे यार, अभी तो इस लूप में करंट फ्लो कर रहा है, नहीं तो एमीटर क्यों डिफ्लेक्ट करता है? एमीटर इज डिफ्लेक्टिंग बिकॉज अभी इस लूप के थ्रू क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। दैट मीन्स, फिर से कह रहा हूं, जब हम मैग्नेट को पास लेके आते हैं तब एमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, अभी अगर मैं मैग्नेट को सडनली रोक दूं, इफ आई स्टॉप द मैग्नेट, फॉर एग्जांपल मैंने मैग्नेट को पकड़ा और उसको रोक दिया, उसको मूव नहीं करवा रहा, अपनी जगह पर रोक दिया, मतलब देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द लूप, बोथ आर एट रेस्ट। तब ये देखा गया कि एमीटर और डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा कि अगर मैंने मैग्नेट को पकड़ कर रख दिया, इफ द मैग्नेट इज नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द लूप, देन देयर इज नो करंट इन द लूप, द एमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। सेकंड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन, इसी मैग्नेट को पकड़ के इस बार अगर मैं लूप से दूर लेके चला गया, इफ आई मेक द मैग्नेट मूव अवे फ्रॉम द लूप, फिर से मुझे दिखाई देगा कि यार ये जो लूप है इसमें करंट है, बिकॉज एमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या पता है,
इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर ये एमिटर इस केस में जो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है इट इज़ इन द अपोजिट डायरेक्शन। इस बार एमिटर जो डिफ्लेक्शन शो करेगा जब हमने मैग्नेट को लूप से दूर भगाया उस वक्त जब ये एमिटर डिफ्लेक्शन शो करेगा इट विल शो डिफ्लेक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन एज कम्पेयर टू द फर्स्ट केस जब हमने मैग्नेट की इस लूप के पास लाया था। इसका मतलब है कि लूप के पास लाने से करंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है। लूप से अगर मैं इस बार मैग्नेट को दूर लेके चला जाऊँ तो करंट उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करता है। अगर बार मैग्नेट और लूप के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, अगर बार मैग्नेट को हमने रोक के रखा है तब इस लूप में कोई करंट फ्लो नहीं करता। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? सो दिस वर द ऑब्जर्वेशंस, दिस वर द फर्स्ट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अभी हम नेक्स्ट जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है उसको देखते हैं, ठीक है? लेट्स सी द सेकंड एक्सपेरिमेंट इन दिस केस। देखो सेकंड एक्सपेरिमेंट में सीन क्या है। ऐसा सीन है कि हमारे सामने, पहले इस सेटअप को समझो, सेटअप कैसा है। देखो ये हमारे पास ये हमारा लूप है, ये हमारा एमीटर है, जैसे कि पहले कहा था दिस इज आवर एमीटर, है ना? और इस एमीटर के साथ एक लूप कनेक्टेड है। देयर इज नो बैटरी इन द लूप, याद रखना, नो बैटरी इन द लूप। देयर इज नो ईएमएफ इन द लूप, मतलब देयर इज नो बैटरी इन द लूप। और ये हो गया फॉर एग्जांपल हमारा पहला लूप और ये हो गया हमारा सेकंड लूप। एंड दोनों लूप को हमने पास पास रखा, दे आर एडजेसेंट। कैसा रखा हमने इन दोनों को? एडजेसेंट, पास पास, ठीक है? ये जो सेकंड लूप है ये एक बेसिक नॉर्मल लूप है बिकॉज यहाँ पर एक रजिस्टर है, एक की है और हमने एक बैटरी कनेक्ट करके रखी। याद रखना इन दोनों लूप्स को जो है लूप 1 एंड लूप 2 को हमने पास पास रखा। अच्छा, अब इसमें क्या देखा गया? इसमें ये देखा गया कि अगर मैं इस स्विच को बंद करता हूँ, इफ आई क्लोज द स्विच, स्विच को क्लोज करने के साथ साथ ये लूप क्या हो जाएगा? दिस लूप विल बी कंप्लीट। एंड लूप कंप्लीट होने के साथ साथ इस लूप में क्या होगा? इस लूप में करंट फ्लो करना चालू करेगा। इज दैट क्लियर? ध्यान से सुना, इट्स ऑब्वियस, सबको पता है कि क्या होगा। की क्लोज करने के साथ साथ क्या होगा? इस सेकंड वाले लूप में करंट फ्लो करना चालू करेगा, राइट? देयर विल बी करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप, वेरी सिंपल। तो एक बात बोलो कि की क्लोज करने के पहले कितना करंट था? 0 करंट। की क्लोज करने के बाद करंट कितना हो गया? I, राइट? तो करंट बेसिकली इस लूप में 0 से I तक ग्रो करता है और ये जो ग्रोथ ऑफ करंट है 0 to I बहुत जल्दी होता है। करंट फटाक से 0 से I तक पहुंच जाता है। और ये देखा गया कि फॉर ए वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही छोटे टाइम के लिए देखा गया, जब मैंने इस की को क्लोज किया, जब मैंने इस सर्किट को ऑन किया, एट दैट मोमेंट फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये एमीटर क्या करता है? डिफ्लेक्शन शो करता है। ये एमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करता है, उसके बाद 0 डिफ्लेक्शन, उसके बाद एमीटर डिफ्लेक्ट नहीं करता। देखो कंफ्यूज मत होना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार हमने इस सेकंड लूप को ऑन किया, जब हमने ऑन किया उस वक्त का बात कर रहा हूँ, उस छोटे से पीरियड ऑफ टाइम में ये देखा गया कि ये एमीटर जो है ये डिफ्लेक्शन शो करता है, उसके बाद कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। दैट मीन्स देयर इज अ वेरी there is a for a very brief around amount of time there is some current in the circuit जब हमने स्विच को ऑन किया, ठीक है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये एमीटर डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है? उसके बाद जब करंट फ्लो करता है इस लूप के थ्रू तब एमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, सिर्फ स्टार्टिंग में शो करता है। उसके बाद ये देखा गया कि अगर मैंने इस लूप को ओपन कर दिया, क्या कर दिया? खोल दिया। फॉर एग्जांपल मैं दूसरे कलर से शो करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस लूप को खोल दिया, इफ आई ओपन अप द, खोल देता हूँ तो क्या होगा? इसमें पहले करंट था एंड करंट का जो वैल्यू है वो फटाक से डिक्रीज होकर क्या बन जाता है? 0। जो करंट का वैल्यू है जो आई का वो डिक्रीज होकर 0 हो जाता है। एंड उसी वक्त जब ये करंट का वेरिएशन होता है ना, जब हम इस स्विच को खोल देते हैं, अगेन फॉर ए वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम ये देखा जाता है कि ये जो एमीटर है ये फिर से डिफ्लेक्शन शो करता है। It again shows reflection and now it is showing deflection in the opposite direction. तो सीधा सिंपल लाइंस में अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि स्विच ऑन करते वक्त इस पहले वाले लूप में करंट फ्लो करता है, स्विच ऑफ करते वक्त इस पहले वाले लूप में करंट फ्लो करता है फॉर ए वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। एंड दोनों केसेस में जो करंट का डायरेक्शन है लूप में वो अलग है, वो उल्टा है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? पक्का? तो फैराडे ने जब इस सिचुएशन को देखा, दोनों सिचुएशन को देखा, पहले वाले सिचुएशन को भी देखा एंड दूसरे वाले सिचुएशन को भी देखा, तो उसने एक बात रियलाइज किया कि दोनों केसेस में ऐसा तो कुछ है जो कि बदलता है, देयर इज समथिंग विच चेंजेस। और फैराडे को पता था कि
क्या चेंज होता है? कुछ तो ऐसा है जिससे चेंज होता है, जो चेंज होता है, और जिसके चेंज होने के कारण ये जो लूप है इसमें करंट फ्लो करता है। एंड वी ऑल नो कि यार करंट इज द रिजल्ट, इफेक्ट क्या होता है, कॉज क्या होता है, कॉज इज एन ईएमएफ, राइट? सो ऑब्वियसली इस लूप में कुछ ईएमएफ जनरेट होता होगा जो इस करंट को भगाता होगा। दैट मीन्स द क्रिएशन ऑफ ईएमएफ and consequently the creation of current is due to the change of something. And Faraday will finally tell us, Faraday ने finally कहा कि क्या ऐसा चेंज होता है जिसके कारण इस लूप में करंट क्रिएट होता है, ईएमएफ क्रिएट होता है। ठीक है, इस चीज़ को एक बार हम अपने तरीके से एक बार समझते, इस सिनेरियो को देखते, ध्यान से देखो। अगर तुम इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे, I would want you people to focus on the amount of field lines passing through the loop, amount of magnetic field lines. क्या बोला मैंने? Amount of magnetic field lines passing through. ठीक है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ध्यान से देखो। अभी अगर मैं इस मैग्नेट को इस लूप के पास लेके आ जाऊँ, देखो बहुत प्यारा सा डायग्राम, यू कैन सी ऑफ दिस फील्ड लाइन डायग्राम्स। मैग्नेट इस लूप के जितना पास आए, what will happen with the amount of flux? The flux will keep on increasing. In this case magnet अगर इधर आ रहा है तो ये जो magnetic field lines है, the amount of field lines, the number of field lines passing through the loop is what? Increasing. So मैं ये कह सकता हूँ, देखो amount of field lines can be called as what? Magnetic flux in this case. देखो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, आज हम मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं, तो कंफ्यूज होने का कुछ नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम phi से रिप्रेजेंट करते हैं। So in this case I can say that the magnetic flux or the amount of field lines that is passing through the loop is increasing, अगर हम मैग्नेट को पास लेके आते हैं। ठीक है, सो सीधा सीधा बोलो, इन दिस केस फ्लक्स क्या कर रहा है? फ्लक्स इन दिस केस इज चेंजिंग। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या एस्टैब्लिश करना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सिनेरियो में फ्लक्स क्या कर रहा है? फ्लक्स बदल रहा है, फ्लक्स इज चेंजिंग। अभी अगर मैं इस बार मैग्नेट को दूर लेके जाता हूँ, इफ आई मूव इट अवे, अगर मैं इसको दूर लेके जाता हूँ तो खुद सोच के देखो, ये जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो इस लूप के थ्रू पास कर रहा है, ये मैग्नेट जितना इस लूप से दूर जाएगा, द अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द लूप इज व्हाट? डिक्रीजिंग। बात समझ में आया? द अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस, द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप इज व्हाट? डिक्रीजिंग। उस वक्त भी हमने देखा था कि एमीटर क्या करता है? रीडिंग शो करता है। इज दैट क्लियर? तो हमने क्या देखा? अगर मैग्नेट पास आता है तो इस लूप के थ्रू जो फ्लक्स है, जो अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस है, वो इंक्रीज होता है, तब एमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। फिर हमने ये देखा कि अगर हम इस मैग्नेट को दूर लेकर चले जाते हैं, उस वक्त भी अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द लूप, क्या मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है और एमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब फ्लक्स बदलता है तभी ईएमएफ इंड्यूस होता है। फ्लक्स चेंज तब जाके ईएमएफ क्या होता है? इंड्यूस होता है। इंड्यूस का मतलब पता है? इंड्यूस का मतलब है कॉस। इंड्यूस होता है मतलब टू कॉस। यहाँ पर चेंज ऑफ फ्लक्स इज कॉजिंग द ईएमएफ। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके बीच में भी हमने एक सिचुएशन डिस्कस किया था जहाँ पर हमने इस मैग्नेट को सिर्फ पकड़ के रखा था, होल्ड करके रखा था उस लूप के सामने। मतलब उस लूप यानी इस मैग्नेट के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं था, मैग्नेट वाज एट रेस्ट। क्या उस वक्त इस मैग्नेट से फील्ड लाइंस इस लूप के थ्रू पास नहीं कर रहा था? उस वक्त भी तो पास कर रहा था। अगर मैं इस मैग्नेट को स्टॉप कर दूँ, मूव ना करा, फिर ब्रिंग इट एट रेस्ट, क्या इसका जो फील्ड लाइंस इस लूप के थ्रू पास नहीं करेगा? पास करेगा। लेकिन अगर मैं इस मैग्नेट को स्टॉप कर दूँ तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? फ्लक्स हो जाएगा कांस्टेंट। इन दिस केस फ्लक्स क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और जब फ्लक्स कांस्टेंट है तो हमने देखा कि ईएमएफ का वैल्यू भी क्या है? जीरो है। मैंने ईएमएफ जीरो इसलिए कहा बिकॉज इस लूप में कोई करंट नहीं दौड़ रहा। इसका मतलब है ईएमएफ का वैल्यू भी क्या होना पड़ेगा? जीरो होना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो इस पूरे डिस्कशन का टेक अवे क्या है? पूरे डिस्कशन का टेक अवे ये है कि हमने जो पहला एक्सपेरिमेंट किया उसमें हमने ये देखा कि अगर लूप के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है, चाहे वो बढ़े चाहे वो घटे, बढ़ने से करंट का डायरेक्शन एक तरफ होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर घटता है तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स डायरेक्शन में होता है। बट क्या करंट होगा? क्या इसमें ईएमएफ होगा? यस, तभी होगा अगर इस लूप के थ्रू फ्लक्स बदलता है। बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर फ्लक्स बदलता है, चाहे बढ़े चाहे घटे, डज नॉट मैटर। बढ़ने से घटने से सिर्फ करंट के डायरेक्शन पे फर्क पड़ता है।
लेकिन करंट कब आएगा? व्हेन द फ्लक्स चेंजेस। अगर मैंने मैग्नेट को पकड़ के रख दिया, यस देयर इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप बट दैट इज नॉट चेंजिंग, सो देयर इज नो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? इसको पॉज करके अच्छे से लिख के रखो। अभी हम अपने नेक्स्ट सिचुएशन को एक बार फिर से एनालाइज करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, ध्यान से देखो। नेक्स्ट सिचुएशन देखो क्या है। इन दिस पर्टिकुलर केस, एक मिनट है, यस, अब इस सिनेरियो को और एक बार देखते हैं, ठीक है? ये वाला जो सिनेरियो, इसको देखते हैं कि हमने जो पहले वाले एक्सपेरिमेंट में लॉजिक लगाया, क्या वही लॉजिक से ये भी कंसेप्ट डिस्कस, मतलब ये जो आइडिया, ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसको हम एक्सप्लेन कर पाते नहीं कर पाते, ठीक है? अभी देखो सीन क्या है जी, जब हमने स्विच ऑन किया, तब ध्यान से देखना, लेटर से करंट अगर ऐसा फ्लो कर रहा है, देयर इज अ करंट flowing in the loop this way, this is the current flowing in the loop in this case, and if I put my thumb along the direction of current, मुझे दिख रहा है कि करंट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कुछ ऐसा होगा, ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन will look like this. Try to understand मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये जो तुमको फील्ड लाइंस दिख रहा है ना, ये जो फील्ड लाइंस है, ये जो दूसरा करंट कैरिंग लूप है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द सेकंड करंट कैरिंग लूप, दिस इज द फर्स्ट करंट कैरिंग लूप। ये जो फील्ड लाइन है, ये दूसरे करंट कैरिंग लूप ने प्रोड्यूस किया। इज दैट क्लियर? ये दूसरे करंट कैरिंग लूप ने प्रोड्यूस किया, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इसका जो फील्ड लाइन्स है, दैट मीन्स फील्ड लाइन्स, ध्यान से सुनना, फील्ड लाइन्स ऑफ सेकेंड लूप, ध्यान से सुनना, फील्ड लाइन्स ऑफ सेकेंड लूप गेट्स linked, क्या बोला मैंने? gets linked with the first loop। वो पहले वाले लूप के साथ भी क्या हो जाता है? लिंक हो जाता है, बिकॉज हमने क्या किया, हमने दोनों लूप्स को इतना पास रखा कि पहला वाला जो है, जो सेकंड वाला लूप है, वो जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, वो फील्ड जो है इसके साथ भी कनेक्ट हो जा रहा है, दिख रहा है? फर्स्ट वाले लूप के थ्रू भी पास कर रहा है, लिंक हो जा रहा है फील्ड। अभी खुद सोच के देखो, जब हमने स्विच ऑन किया, व्हाट कैन आई कॉमेंट अबाउट द करंट? करंट का जो वैल्यू है, it increases, right? It increases from, बोलो भाई, कहाँ से कहाँ तक? from 0 to I, करंट का वैल्यू 0 to I तक इंक्रीज करता है। मतलब ये जो ग्रोथ है, that happens for a very short period of time, और ग्रो तो करता है। जब करंट का वैल्यू 0 to I ग्रो करेगा, इसका मतलब है ये जो मैग्नेटिक फील्ड इस लूप में प्रोड्यूस कर रहा है, इसका वैल्यू भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। बात समझ में आया? ये इस लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट अगर 0 to I तक, जब तक इस लूप में करंट 0 to I तक पहुंचेगा, तब तक इस लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वैल्यू भी क्या होगा? चेंज होगा। और यही जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इस लूप के साथ कनेक्टेड है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आया? तो अगर इसका फील्ड लाइंस इसके साथ लिंक हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, तो इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा, इस फ्लक्स के बारे में हम क्या कह सकते हैं? इसका फ्लक्स का वैल्यू भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। सो फ्लक्स इज चेंजिंग, इन दिस केस द फ्लक्स इज व्हाट? इंक्रीजिंग, यस, बट मोर इंपॉर्टेंट इज द फ्लक्स इज चेंजिंग इन दिस केस। लेकिन कब तक? For a very brief period of time, for a very brief period of time। बात को समझो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बहुत ही कम टाइम के लिए क्या होता है? बहुत ही कम टाइम के लिए लूप 1 के थ्रू जो फ्लक्स है वो बदलता है। जब तक करंट 0 to I तक पहुँचता है, तब तक इस लूप के थ्रू फ्लक्स बदलता है। तब इसमें इस पहले वाले लूप में there is a current called as induced current, because इस करंट को it has been इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ द चेंज इन फ्लक्स। किसी ने इस करंट को फ्लो करवाया है टू कॉज, इसलिए हम इसको इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। और इसके पास एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है जब फ्लक्स बदलता है, दैट इज फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि उसके बाद एक बार करंट का वैल्यू आई हो जाए, एक बार करंट का वैल्यू इस सेकंड वाले लूप में कांस्टेंट हो जाए, उस वक्त भी लूप 1 के थ्रू फ्लक्स तो होगा, लेकिन वो फ्लक्स क्या होगा? वो फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा होगा। द फ्लक्स वुड नॉट बी चेंजिंग व्हेन द करंट इन द सेकंड लूप बिकम्स कांस्टेंट। And if the flux does not change, the flux which gets linked with the loop 1 also does not change, so there is no EMF, so there is no induced current. And the same story is also valid जब हम इस स्विच को क्या करते हैं? ऑफ करते हैं। जब हम इस स्विच को ऑफ करेंगे, करंट का वैल्यू I से 0 तक डिक्रीज करेगा। इस लूप में जो करंट है वो भी I से 0 तक डिक्रीज करेगा। ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा वो भी मैक्सिमम से डिक्रीज, मतलब 0 तक फाइनली डिक्रीज हो जाएगा।
तो वही फील्ड इसके साथ लिंक्ड है इस कॉइल 1 के थ्रू, जो इसके कारण, तो लूप 2 के कारण जो फ्लक्स बना था वो फ्लक्स का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, फाइनली जीरो तक पहुंच जाएगा। सो यस, लूप 1 के थ्रू देयर विल बी ए चेंज इन फ्लक्स, इन दिस केस ए डिक्रीजिंग फ्लक्स, और तब एमिटर क्या करेगा, फिर से डिफ्लेक्शन शो करेगा। बात समझ में आया? तो एग्जैक्टली हमने जो सीखा था उससे दोनों एक्सपेरिमेंट्स प्रॉपर्ली एक्सप्लेन हो जाता है। तो सिंपली बोला जाए कि ईएमएफ कब इंड्यूस होगा, ईएमएफ तभी इंड्यूस होगा अगर इस लूप के थ्रू फ्लक्स बदलता है। करंट का डायरेक्शन डिपेंड करेगा कि फ्लक्स का चेंज का नेचर कैसा है। फ्लक्स अगर बढ़ेगा तो करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा, अगर फ्लक्स घटेगा तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सर कौन सा डायरेक्शन, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? करंट के डायरेक्शन के बारे में हम बहुत डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर एक अलग सा लॉ ही है, ठीक है, करंट का डायरेक्शन निकालने का। बट अभी के लिए उसको दिमाग में मत चलाओ कि करंट का डायरेक्शन किस तरह होगा। टाइम है, टफ पेशेंस, सबका अपना टाइम होता है, धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके, तो इस चीज़ को अच्छे से लिख के रखो, मैंने यहाँ पर सब कुछ लिख के रखा है, पॉज करके अच्छे से लिख के रखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक बार हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाने के पहले एक बार मैग्नेटिक फ्लक्स के कंसेप्ट को एक बार रिविजिट करते हैं। देखो कोई नया चीज़ नहीं है यार, इट्स द सेम थिंग जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में डिस्कस किया था। यहाँ पर अगर हमको मैग्नेटिक फ्लक्स डिस्कस करना है, ध्यान से देखना, इफ वी नीड टू डिस्कस मैग्नेटिक फ्लक्स इन दिस केस, सो दिस इज अ प्लेन, है ना। इसको एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। इसके थ्रू फील्ड लाइन से पास कर रहा है, एरिया वेक्टर एंड बी के बीच एंगल कितना बना है, थीटा बना है। सो इन दिस केस मैं बी को क्या मान सकता हूँ, यूनिफॉर्म मान सकता हूँ, बिकॉज हर जगह फील्ड का डेंसिटी क्या है, सेम है। तो ऐसे केसेस में हम मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन करेंगे? इन दिस केस मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट ए हम लोग डिफाइन करते थे, हम मैग्नेटिक फ्लक्स इन दिस केस क्या डिफाइन करेंगे, बी डॉट ए। Now if you are dealing with a case for example जहाँ पर it's a curved surface है, मतलब जो एरिया वेक्टर होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है वो अगर वैरी कर रहे हैं, ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑल ओवर द सरफेस यूनिफॉर्म ना हो, वैरी करे। तो अभी अगर हमको फ्लक्स निकालना है तो मुझे सबसे पहले एक छोटा सा फ्लक्स डिफाइन करना पड़ेगा। डी फाई को हम कैसे लिखेंगे, इसी एक्सप्रेशन का छोटा भाई बी वेक्टर डॉट क्या लिख देंगे हम, डी ए वेक्टर। इज दैट क्लियर? अभी अगर हमको टोटल फ्लक्स निकालना है, हम इसको क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके हमको क्या मिलेगा, फाई दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। बात समझ में आया? इस तरीके से हम फ्लक्स निकालेंगे, जस्ट लाइक द केस इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक छोटा सा प्रॉब्लम, इसको पॉज करके लिख के रखो, आगे बढ़ते हैं, मैं मिटा रहा हूँ, एक छोटा सा प्रॉब्लम भी करेंगे इसमें। ओके, सो अच्छा, इस केस को थोड़ा डिस्कस करते हैं। दिस केस हमारे सामने क्या है, लेट अस से दिस इज ए करंट कैरिंग वायर, आई करंट फ्लो कर रहा है इसके थ्रू, एंड इट बेसिकली एक्सटेंड्स टिल इंफिनिटी। कहाँ तक एक्सटेंड करता है, इंफिनिटी तक एक्सटेंड करता है। इज दैट क्लियर? ओके, है, एंड ये क्या करेगा, ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। एंड इफ यू सी द सिचुएशन प्रॉपर्ली, as we move away, the what can I say about the strength of the magnetic field? The strength of the magnetic field will keep on decreasing, है ना, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अच्छा, पहले से इस साइड का लेंथ जो है, इस साइड का लेंथ मैं a बोल देता हूँ, इस साइड का लेंथ मैं b बोल देता हूँ, और हमको ये निकालना है कि ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, जो लूप है, इसके थ्रू फ्लक्स कितना क्रिएट होगा। तो सबसे पहले ये समझो यार, फ्लक्स मतलब बी डॉट डी एस, और इस लूप के अलग अलग जगह बी का वैल्यू भी क्या होगा, अलग अलग होगा, बिकॉज लूप का अलग अलग पॉइंट्स इस वाइड से भी अलग अलग डिस्टेंस पे। इज दैट क्लियर? तो हम क्या करते हैं, इट्स द सेम ओल्ड थिंग दैट वी डू ऑल द टाइम। यहाँ से ध्यान से सुनो, यहाँ से x डिस्टेंस पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ से x डिस्टेंस पे हम यहाँ पर एक छोटा सा एक स्ट्रिप चूज करते हैं। क्या चूज करेंगे, छोटा सा स्ट्रिप चूज करेंगे, जिसका लेंथ हम क्या लिख सकते हैं, जिसका लेंथ हम dx लिख सकते हैं। दिस इज द स्ट्रिप दैट वी आर टॉकिंग। अभी x डिस्टेंस पे इस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड B का वैल्यू होगा बिकॉज ऑफ दिस करंट कैरिंग वायर, वो कितना होगा, दैट इज म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई x। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। और हम ये मान सकते हैं कि ये जो छोटा सा एरिया हमको दिख रहा है, इस छोटे से एरिया का वैल्यू कितना होगा, कम आउट टेल मी, इस छोटे से एरिया दैट इज dA का वैल्यू कितना होगा इन दिस केस, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इन दिस केस क्या हो जाएगा, b
एंड ब्रेथ की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं। तो ये जो एरिया है, इस एरिया के थ्रू फ्लक्स हम सबसे पहले लिख लेते हैं। फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा इन दिस केस d5, बहुत कम फ्लक्स फ्लो करेगा, बहुत छोटा फ्लक्स होगा इसके थ्रू, और वो होगा मैग्नेटिक फील्ड। इस छोटे से एरिया में हम मैग्नेटिक फील्ड को μ0I/2πx ही मान सकते हैं, वैरी नहीं कर रहा होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड इंटू छोटा वाला एरिया, ये एरिया कितना है, b इंटू dx। इज दैट क्लियर? टोटल फील्ड निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, b की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज μ0I डिवाइडेड बाय, हम नीचे क्या लिख देंगे, दैट इज 2πx, और यहाँ पर क्या होगा, दिस इज b इंटू dx। इज दैट क्लियर? बस हो गया। अभी x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, यहाँ से x का वैल्यू जो है, एक काम करते हैं, यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ नहीं है, मैं ही दे देता हूँ। जैसे से ये जो डिस्टेंस है इसको मैं l कह देता हूँ, तो ये x का जो पहला वैल्यू है, दिस इज x इक्वल टू l, और ये जो दूसरा साइड है इसका वैल्यू कितना होगा, x इक्वल टू l प्लस a। तो लिमिट्स क्या होगा, l से लेके कहाँ तक, l प्लस a तक वैरी करेगा, है ना, यहाँ से चालू होकर यहाँ पर खत्म होगा l प्लस a तक। तो इसको अभी अगर हम करते हैं सॉल्व, हम क्या लिखते हैं, μ0I डिवाइडेड बाई 2b, ऊपर कौन बच जाएगा, b इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x, दैट इज ln x, एंड लिमिट्स हम कहाँ से कहाँ तक पुट करेंगे, l से लेके कहाँ तक पुट करेंगे, l प्लस a तक। तो ये फाइनली वैल्यू कितना आएगा, ध्यान से देखो, μ0IB डिवाइडेड बाई 2π, एंड दिस इज व्हाट, ln l प्लस a divided by what, and so this is the magnetic flux that we are talking about. Is that clear? Okay, तो इसको पॉज करके लिखो। तो इस पूरे कहानी को अगर हम सिंप्लीफाई करके सिर्फ कुछ ही लाइंस में अगर एक्सप्रेस करना चाहे, तो ये जो दो एक्सपेरिमेंट्स हमने देखा, तो इनसे हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास कोई लूप है और इस लूप के थ्रू द अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस विच इज पासिंग, अगर वो बदलता है, तभी जाके ईएमएफ इंड्यूस होता है, तभी जाके करंट इंड्यूस होता है। तो मुझे पूछ सकते हो सर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों बोला जाता है, या इंड्यूस्ड वर्ड क्यों यूज़ किया जाता है। इंड्यूस का मतलब है टू कॉज, तो ईएमएफ करवा कौन रहा है, करंट बना कौन रहा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स जो लूप के थ्रू बदल रहा है, दैट इज द कॉज ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड, दैट इज द कॉज ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, दैट इज द वर्ड, दैट इज द रीजन वी यूज द वर्ड इंड्यूस्ड। बात समझ में आया? तो ये था, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द लूप व्हेन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिसको हम क्या बुलाते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स दैट पासेस थ्रू द लूप इज चेंजिंग। एंड फाइनली फैराडे ने अपने इस लॉ में कितना ईएमएफ होगा, बिकॉज हमने सिर्फ यहाँ पर बोला कि ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो फाइनली फैराडे ने अपने इस लॉ में क्लियरली स्टेट किया कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो ये है कि द अमाउंट ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप, दैट इज ई इन दिस केस, राइट, दिस इज ईएमएफ इंड्यूस्ड, that is equal to negative of rate of change of magnetic flux d phi by dt। इसे मैं यहाँ b लिख के रखता हूँ। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, that is the rate of change of magnetic flux। इस माइनस साइन का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, ये अब तक इसका सही वक्त नहीं आया है माइनस का सिग्निफिकेंस बताने का, मैं बाद में बताऊंगा तुमको। माइनस डायरेक्शन के साथ रिलेटेड है, एंड इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी, अभी के लिए सिर्फ हैव सम पेशेंस। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अच्छा, ये तो एक लूप के लिए, अब देखो यहाँ पर अगर एक लूप की जगह n नंबर ऑफ लूप्स होते, कितने, फॉर n लूप्स, कैपिटल N लूप्स लिखता हूँ, फॉर n लूप्स के लिए यही एक्सप्रेशन हम क्या लिखते हैं, व्हाट वुड हैव बीन द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस केस, कुछ नहीं है, एक लूप में अगर माइनस डी फाई बाई डी टी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो n लूप्स में कितना होगा, माइनस n इंटू डी फाई बाई डी टी, ये होगा एक्सप्रेशन। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। सो दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस केस फॉर n नंबर ऑफ लूप्स। इस बात को हमेशा याद रखना। ये जो एक्सप्रेशन हमने देखा, ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस n डी फाई बाई डी टी, दैट इज माइनस n टाइम्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। इसी को ही हम फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, पक्का। तो यहाँ पर ही मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। ये फैराडे को लेकर कहानी था। आगे का जो नेक्स्ट फॉलोइंग वीडियो है वहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि ओके फाइन, फैराडे ने तो ये कहा कि करंट ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, उसे हम ये भी निकाल सकते हैं कि सर्किट में करंट कितना होगा, लेकिन करंट अगर फ्लो करेगा तो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। दैट विल बी द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन द अपकमिंग वीडियोस। टिल देन स्टे ट्यून्ड। इन चीज़ों को जो मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ा है उसको ध्यान से देखो, एंड प्लीज शेयर द चैनल, सब्सक्राइब, press the bell icon so whenever I upload a new video you get a notification. Take care. Bye.